हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप स्टडी। बहुत दिनों बाद फिर वीडियो बना रहा हूँ। मेरा तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, गले में प्रॉब्लम है, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। ठीक है। हम लोग एसएससी सीजीएल पीटी 2024 में जो कुल 36 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, उसके शिफ्ट वाइज मैथ के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहे थे। उसमें हम लोग 16 शिफ्ट का डिस्कशन कर चुके हैं। यह है 17वां शिफ्ट। ठीक है। 17/9/2024 को एग्जाम हुआ था, सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो यानी कि 16वां शिफ्ट जो है वो अपलोड कर चुके हैं। ये 17वां शिफ्ट होगा, 17/9/24 सेकंड शिफ्ट। इसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। टोटल 36 शिफ्ट में स्वस्थ हो जाने पर हम रेगुलर डालेंगे। ठीक है। और स्वस्थ है जिस कारण हम वीडियो बना नहीं पाते हैं, गले में भी प्रॉब्लम है, यही कारण है जो वीडियो नहीं आ पा रहा है। तो आज हम लोग देखते हैं सेकेंड शिफ्ट 17/9 का, और ये 17वां शिफ्ट। चलते हैं इसके मैथ के क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त में खींची गई दो समांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 सेंटीमीटर है। यदि ए बी और सी डी की लंबाई 24 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा बताना है। ये सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम डालते हैं। ठीक है। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर ले और खुद बनाइए क्वेश्चंस को, बनता है सही है उसके बाद वीडियो देखिए। ठीक है। पहले खुद बना लेना है, इसलिए जाके टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले दो वृत्त की जीवाएं हैं। ठीक है, समांतर जीवाएं हैं। ए बी थोड़ा बड़ा है तो बड़ा लेते हैं ए बी जो कि 24 है, और एक है सी डी, थोड़ा छोटा लेते हैं सी डी जो कि 18 है। ठीक है, दो जीवाएं हैं। इनके बीच का दूरी पूरा सेंटर से गुजार लेते हैं। ठीक है, कहीं भी लेंगे वही होगा। बीच का दूरी कितना है, 21 सेंटीमीटर। इस सेंटर को हम लोग ओ समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमें रेडियस बताना है। तो सेंटर ओ से अगर डी को मिला देती रेडियस होगा, अगर ओ से बी को भी मिला देती तो रेडियस ही होगा दोनों। तो रेडियस हमें बताना है कितना होगा। देखिए, चीज हमेशा ध्यान रखना है, किसी भी सर्किल में यदि ये जीवा है और सेंटर द्वारा इस पर परपेंडिकुलर या लंबवत खींचेंगे, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। और किसी भी दो लाइन के बीच का दूरी का बात करें, सीधे बीच का दूरी बोले या न्यूनतम दूरी बोले तो पूरा डिस्टेंस, न्यूनतम डिस्टेंस को ही पकड़ना है, और ये हमेशा 90 पर आता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे ये बात बोलना चाहे, तो लाइन है, इस तरह लेंगे, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर है दूरी, इस तरह लेंगे ये तो 15 नहीं होगा, ये न्यूनतम कुछ भी हो, मान लेते हैं 12 हुआ। ठीक है, 12 से एकदम सीधा लाइन लिए जो कि 12 होगा, तो हमेशा ही परपेंडिकुलर ही होगा। यही दूरी लिए हैं, क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये 90 तो ये 90। ठीक है, और ये पूरा 21 है, इसको मान लेते हैं एम, इसको मान लेते हैं एन। एम एन क्या 21 है, तो यदि ओ एम को एक्स मानते हैं तो ओ एन क्या होगा, 21 माइनस एक्स, पूरा 21 में से एक्स घटा दिए। और ये ए बी है 24, दो भागों में बांटेगा, तो ये 12 तो ये 12, सी डी है 18 तो ये 9 तो ये 9। ये क्लियर। अब यहाँ देखिए, ओ एम डी एक समकोण त्रिभुज बना। ओ एम डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें 90 ये है तो कर्ण क्या होगा, सामने वाली भुजा, रेडियस यहाँ पर कर्ण का काम करेगा, यानी कर्ण का स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 9 का स्क्वायर हो सकता है। उसी प्रकार त्रिभुज ओ एन बी में देखिए, रेडियस आर का स्क्वायर, लंब 21 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये तो हो सकता है, दोनों रेडियस ही है, ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बराबर 21 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा एक्स का वैल्यू। अब एक्स निकलेगा तो हम लोग ये देखिए, अगर एक्स निकल गया तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। इसे खुद कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम ज़्यादा से कॉन्सेप्ट बता के निकल जाएंगे। यहाँ से हल करने पर एक्स का वैल्यू आ जाएगा, हम ऑप्शन के हिसाब से बोल देते हैं, एक्स यहाँ 12 आएगा। ठीक है, एक्स क्या आएगा 12, हल करके देख लीजिएगा, खुद हल करना है, हल तो करना ही पड़ेगा। एक्स यदि 12 आया तो समकोण त्रिभुज ओ एम डी में कर्ण आर का स्क्वायर क्या होगा, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, 144 और 81 हो जाएगा कितना, 225। तो आर बराबर रूट अंडर 225 यानी कि 15 आ जाएगा बाहर। रेडियस हो गया 15 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में, जो भी न समझ में आए कमेंट में बताया करिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 2 नंबर पे। एक दुकानदार अपने माल पर 40% की छूट देता है, वह 20% की अतिरिक्त छूट भी देता है, तो इन दो क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट कितनी होगी। सेम क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, दो छूट का एकल छूट निकालना हो तो क्या करना है, ए प्लस बी, दो छूट है, मान लेते एक छूट ए है एक छूट बी है, माइनस ए गुने बी बट्टे 100। तो 40 प्लस 20 घटे 40 गुने 20 बट्टे 100, 40 20 60 है, घट गया 8, 52%। ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, पिछले शिफ्ट का वीडियो देखे होइएगा, ये सब बनेगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 8 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 27 सी क्यू बराबर 18 ए बी सी है तो ए बी सी के बीच संबंध याद करें। देखिए, ग्रुप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, कंसेप्ट सभी में सेम होते हैं, सिर्फ कुछ पैटर्न अलग होते हैं, इसलिए रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर भी बना लीजिएगा और इस वीडियो को देखिए, इससे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, देखिए इसके बराबर ये है,
एक फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फार्मूला है। इसमें जब भी ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होता है, यदि इसमें ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो, इस पार्ट पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो, है कि इस गुने में है। ठीक है, जब ये जीरो होगा तो क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर जीरो रखेंगे, जीरो गुने इतना जीरो ही होता है। तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाता है? 3ab। ये बराबर कब होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3ab, जब ए प्लस बी प्लस सी जीरो होता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते रहता है। वहीं यहाँ पर देखिए 8a क्यू है, लिख सकते हैं 2a का क्यू, बी क्यू 27c क्यू को लिख सकते हैं 3c का होल क्यू। ठीक है, बराबर में देखिए 18abc है, इसको हम बैठाते हैं 3abc पर, 3 गुने एक जगह 2a हो गया, बी की जगह बी ही है और सी की जगह 3c है। देखिए 3 दूना 6 18, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc पर बैठ रहा है। तो बराबर 3abc, इसका मतलब है इन तीनों का योग शून्य होना चाहिए। 2a प्लस बी प्लस 3c बराबर क्या होना चाहिए? जीरो। अब इसके अनुसार देखिए कौन सा आपको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला ही देखिए बी प्लस 3c, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 2a होगा, तो पहला ही सही है। आता गया समझ में? यही चीज था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर। एम और एन क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र है। क्यू आर वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यदि एम एन 16 है तो क्यू आर की लंबाई क्या होगी? एम एन सेंटर है, ठीक है, एक सर्किल है एम, मतलब इसका सेंटर है एम, और एक है जिसका सेंटर है एन। देखिए दोनों सेंटर के बीच की दूरी 12 8, मतलब अगर स्पर्श करता है इस तरह तो ये 12 और ये 8 कितना होता है? 20। जब स्पर्श कराएंगे तो 20 होगा, डिस्टेंस और बढ़ाएंगे तो और बढ़ेगा, बट बीच का दूरी क्या है? 16। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सर्किल एक दूसरे को काट रही है, तो सेंटर का डिस्टेंस कमेगा। तो एक है एम, एक है एन। ठीक है, एक का रेडियस है 12, एक का रेडियस है 8, बीच का डिस्टेंस दे रखा है 16। तो इसके स्पर्श रेखा क्यू आर की लंबाई पूछ रहा है। इसका स्पर्श रेखा इस तरह आएगा, बताया समझ में? यह स्पर्श रेखा क्यू आर है जिसका लंबाई हम लोग से पूछा जा रहा है। इसे ध्यान रखना है, जब सर्किल एक दूसरे को स्पर्श मतलब टच ना करे, अलग अलग हो, इस तरह हो, तो एक स्पर्श रेखा ऐसे जाता है, एक ऐसे जाएगा, ठीक है, और एक इस तरह जाता है, एक इस तरह आता है। तो 4 स्पर्श रेखाएं होंगे। तो जो बाहर से गया उसे कहते हैं सीधी स्पर्श रेखा, जो तिरछा गया उसे कहते हैं अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा। तो दोनों को दूरी मतलब डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। जब सीधी स्पर्श रेखा बोले यानी बाहरी वाले को, तो डिस्टेंस एल बराबर फॉर्मूला ध्यान रखना है रूट अंडर डी स्क्वायर। डी क्या है? दोनों सेंटर के बीच की दूरी माइनस आर का होल स्क्वायर। आर है दोनों का रेडियस। जब सीधी यानी बाहर वाला पूछे, जब अनुप्रस्थ यानी कि वो अंदर वाला पूछे इसको, तब डिस्टेंस एल बराबर रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रतिच्छेद कर रही है यानी बाहरी स्पर्श रेखा, सीधी स्पर्श रेखा बोला था, सीधी या अनुप्रस्थ तो बोला नहीं था, यहाँ सिर्फ सीधी ही आ रहा है, यानी सीधी वाला फॉर्मूला हमको इसको लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस बीच की मतलब स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या होगा? रूट अंडर बीच का डिस्टेंस डी है 16, डी क्या है? दोनों सेंटरों के बीच की दूरी, 16 का स्क्वायर माइनस दोनों त्रिज्याओं का अंतर 12 में 60 गया 4, तो 4 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4 चौक 16, तो रूट अंडर 240 आया, यही आ जाएगा 4 रूट अंडर 15 आंसर। ठीक है, आ रहा है समझ में? ना आए हमेशा कमेंट बॉक्स में बोलते हैं बोलने के लिए, हम उस स्पेशल क्वेश्चन का वीडियो बना के पूरा कंसेप्ट के साथ फिर बता देंगे, वीडियो तुरंत डाल देंगे, इसलिए कमेंट में बताना है। नेक्स्ट 5 नंबर, यदि ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a बराबर 7 है तो इसका मान क्या होगा? पूछ रहा है। इस तरह जब का क्वेश्चन आया तब वैल्यू पुट करके बना दीजिए, जब कोई फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा हो कोशिश करिए पहले वैल्यू ही पुट करें, यानी ए क्या रखे जो इसको वेरीफाई कर दे इस इक्वेशन को, तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो जब भी वैल्यू पुटिंग करना हो तो -1 0 1 1/2 1/3 यही सब माना करिए, सब बड़ा मानने की जरूरत नहीं है। इसी में से कुछ वेरीफाई किया तो ठीक है ना, तो फॉर्मूला पर बैठ ही जाएगा। यहाँ देखिए हम लोग 1 लेते हैं, ए का वैल्यू यदि 1 लेते हैं, 1 का क्यूब 1, 3 1 का स्क्वायर यहाँ 3 होगा, 3 होगा। देखिए 7 आ रहा है मतलब वेरीफाई कर रहा है 1 लेने पर। यहाँ भी 1 रख दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने 1 2, तो 2 1 3 आंसर, बस हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पर। x का 1 न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए ये 9 से विभाज्य है। 5 7 x 7 1 6, ये 9 से विभाज्य है। कोई भी संख्या 9 से कब विभाज्य होती है? जब उसके अंकों का योग 9 से कटे तो संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे 8 1 5, 9 से कटेगा, अंकों को जोड़ के देखिए, 8 1 9 5 14,
अंकों का योग 14 है, ये 9 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यदि अंकों का योग 9 से कटता तो वह संख्या 9 से कटेगी। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। 7 5 12, 7 19, 1 20, 6 26। देखिए 26 आया, एक्स को अभी नहीं ऐड किया है, प्लस में एक्स। तो हम लोग एक्स की वैल्यू क्या ले ले, तो 26 और एक्स का वैल्यू लेने पर जो ऐड करेंगे वो 9 से कटना चाहिए, न्यूनतम लेना है। तो 0 है न्यूनतम, 0 लेने पर देखिए 26 और 0 क्या होता है 26। 26 तो 9 से नहीं कटता है, तो 0 लेने पर गलत हो जाएगा, 9 से कटाना है। लेते हैं 1, एक्स का वैल्यू 1 लेने पर 26 1 27, 27 9 से कटता है, कटता है, यानी कि 1 लेने पर ये संख्या 9 से कटती है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 1। चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे। एक टंकी 2 पाइप द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जाती है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रभावित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। बीच में अवरोध के कारण जो कम निकल रहा था, अवरोध हट गया और हटने के बाद उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा होगा? ये जो पूरा तरह प्रवाह हो रहा है, यानी अवरोध जब हटा था उससे पहले तक में कितना समय लगा था, वो हम लोग से पूछा जा रहा है। समझिए, एक टंकी 8 मिनट में, एक 10 मिनट में भर सकती है। हमेशा हम लोग एलसीएम काहे लेते हैं, जो दोनों से कटता हो उसे हम टोटल कैपेसिटी या टोटल वर्क समझते हैं। तो 8 और 10 है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 40। तो टोटल क्या समझना है, टंकी 40 लीटर समझ जाइए। ठीक है, टंकी है तो हमें 40 भरना है टोटल। पहला टंकी 8 मिनट में भरता है, तो पर मिनट कितना भरता होगा, तो 8 से 40 में भाग देंगे, जो भी एलसीएम लेते हैं उसमें भाग देना है, आया 5। ये 5 को हम लोग बोलते हैं पहला टंकी का क्षमता, यानी कि यह पर मिनट जो है 5 भर सकता है, ये वर्ड बोलेंगे, यानी 8 मिनट में 40 भर देगा। उसी प्रकार सेकंड 10 मिनट में भरता है, 10 चक 40, पर मिनट 4 भरेगा, यानी सेकंड पाइप का क्षमता पर मिनट 4 भरने का है। दोनों का हम लोग कैपेसिटी निकालिए, पर मिनट ये 5 भरेगा, पर मिनट ये 4 भरेगा, जब टंकी 40 का हो। ठीक है, अब देखिए अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का, पहला पाइप जो है पर मिनट 5 निकलता भरता, पर केवल 5/8 ही भर रहा है, क्या है अवरोध के कारण थोड़ा कम भर रहा है। और दूसरा जो है 4 भरता, बट अवरोध के कारण 3/5 ही भर रहा है, यानी 1 मिनट में ये इतना भर रहा है, तो ये 1 मिनट में इतना भर रहा है, तो दोनों मिलकर चल रहा है, 1 मिनट में दोनों इतना ही भरेगा। बात आ रहा है समझ में? दोनों का भिन्न का जोड़ निकालिए, तो भिन्न का जोड़ करने पर जाएगा 25/8, ये 12/5, एलसीएम लेंगे 40, ये 125, ये 96, जोड़ के आ गया 221/40, यानी कि दोनों पाइप एक साथ अवरोध होने के कारण पर मिनट इतना ही भर पाते। जब अवरोध नहीं होता तो कितना भरते, 5 और 4 9 भरते। क्या रहा है समझ में? यह अवरोध था तब, और यह अवरोध नहीं है तब 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 5 और ये 4, दोनों मिलकर 9 भर रहे हैं। ये क्लियर? अब देखिए अवरोध अचानक निकल जाता है तो उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भरती है। तो अवरोध हटा, यानी कि पूरा क्षमता के साथ पर मिनट 9 भरेगा। ये क्लियर? तो 3 मिनट में टंकी भर जाती है। तो अवरोध हटने के बाद 3 मिनट में टंकी भर दिया, यानी कितना भरा होगा अवरोध हटने पर मिनट 9 भरता है, 3 मिनट में भर दिया, तो 9 3 27 भर दिया होगा अवरोध हटने के बाद, यानी 40 था टंकी, 27 अवरोध जैसी हटा तो 27 भर दिया 3 मिनट में, तो बचा कितना है 13। यार है समझ में? अब हमारे पास 13 ही बचा था, तो 13 को अवरोध के साथ भरा था, तो 13 बचा हुआ है हमारे पास। पर मिनट 221/40 भर पा रहा है अवरोध के कारण। तो अगर पर मिनट 1 भरता, मान लेते हैं 221 जगह 1 रहता, तो 13 भरने में कितना समय लगता, 1 से भाग देते, 13 भरना है पर मिनट 1 भरते हैं 13 मिनट लगता। तो वही बात है, 221 क्षमता है दोनों का एक साथ अवरोध के कारण, 221/40 और 13 भरना है, तो टोटल में उसकी क्षमता से भाग देते हैं, यही निकल जाएगा समय। तो 13 गुने ऊपर 40 और बट्टे नीचे 221, तो 13 से काटिएगा कट जाएगा 17, तो 40/17 हो गया, पूर्णांक बदलिएगा आ जाएगा इतना, 2.6/17 मिनट वो अवरोध के समय भरे थे, उतना समय लगा था उनको। पता हो गया क्लियर? नहीं समझ में आया तो कमेंट में बोलिएगा, हमको लगता है समझ में आ ही जाना चाहिए। नहीं आया होगा तो हम फिर से इसका स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्रॉब्लम है तब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तालिका किसी परीक्षा में भौतिक और रसायन विज्ञान में 100 विद्यार्थियों के वर्गीकरण उनके अंकों के आधार पर दिखाती है। ठीक है, विषय है 50 में से प्राप्त अंक है, 40 उससे अधिक कितने लाए हैं, फिजिक्स में 9 और केमिस्ट्री में 4, यही आंकड़ा दे रखा है। आंकड़ा के आधार पर हमें आंसर देना है। यदि रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए रसायन विज्ञान में न्यूनतम 40% अंक आवश्यक है, तो कितने विद्यार्थी रसायन विज्ञान में उच्च अध्ययन करने के लिए पात्र होंगे? केमिस्ट्री में आपको मिनिमम 40% मार्क्स चाहिए हायर एजुकेशन के लिए, तो 40% कितने बच्चे लाए हैं वो देखते हैं न्यूनतम। तो 50 अंकों का है,
तो 50 में 50 का 40% क्या होगा, 50/40% निकाल दिए, यानी कि 20 नंबर। 50 का 40% 20 होता है, यानी 20 से अधिक कितने बच्चे लाए हैं, तो 20 से अधिक यहाँ है, 20 और उससे अधिक में केमिस्ट्री में देखना है, 66 बच्चे लाए हैं। पता है समझ में। नेक्स्ट 9 नंबर पर, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, उनमें से 5% मत अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले और वह 36,480 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, मान लेते हैं मतदाता कितने हैं x, टोटल संख्या, उसमें से 80% लोगों ने वोट डाला, यही बोला है, जो भी मतदाता थे, जो भी वोट डाला उसमें 5% अवैध हो गए, यानी कि 95% क्या हो गया उसमें वैध वोट। ये है टोटल वैध वोट, ठीक है, यानी जो वैलिड वोट है। तो वैलिड वोट का 70% जो है वो विजयी जीतने वाले उम्मीदवार को मिला, तो हारने वाले को 30% मिला होगा। तो जीतने वाला कितना से जीता, वैध वोटों का 40% वोट से जीता है, इतना जो वैध वोट है इसका 40% वोट से वो जीत गया। तो ये कितने वोट से जीता है, 36,480, यही तो वैध वोट है जिससे वो जीता है। बन गया, इसी को हल कर लेना, एक्स चलाएगा 1,20,000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर पर, निम्नलिखित को सरल कीजिए, खुद हल करिए, कुछ है ही नहीं इसमें। 11 नंबर, एक बेलन की ऊंचाई और व्यास 12 और 28 है, एक बेलन है, ठीक है, इसमें ये हाइट होता है और ये रेडियस होता है। हाइट जो है 12 है और व्यास 28, रेडियस क्या होगा, व्यास का आधा यानी कि 14 होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो किसी भी बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h), जो होता है वक्र पृष्ठ, समझिए ये क्या होता है, वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है, ऊपर और नीचे किसी भी आकृति का वक्र पृष्ठ पूछे तो ऊपर और नीचे छोड़ के साइड वाले का एरिया को ही वक्र पृष्ठ बोलते हैं। तो साइड वाला हो गया वक्र पृष्ठ 2πr(h). जब बोलेगा पूर्ण पृष्ठ, ऊपर और नीचे दो वृत्त है, एक वृत्त का होता है πr², दो वृत्त का 2πr² ऐड कर दीजिए, ये हो जाता है पूर्ण पृष्ठ। बताया समझ में। वही कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो कुल है 2πrh प्लस 2πr² और वक्र पृष्ठ है 2πrh, इसी का हम लोग को अनुपात पूछ रहा था। तो ऊपर 2πr कॉमन लेंगे तो बच जाएगा h प्लस r, नीचे 2πrh है, 2πr कैंसिल, h प्लस r, 14 और 12 ऐड करिए 26, और नीचे सिर्फ h 12, काट के आ जाएगा 13/6, 13:6 आंसर। चलते हैं नेक्स्ट और 12 नंबर पे, यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2√2 है तो साइन का पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a का मान क्या होगा बताना है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं और इसको भी स्क्वायर करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1/2√2, 1/2 दो बार गुना करेंगे, 1/2√2 गुने 1/2√2, 2 दूना 4, √2 से 2 बाहर, 1/4 दूना 8 हो गया। इसका वैल्यू क्या होगा, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 + 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1/8, ये क्लियर। यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1/8 घटे 1, तो घट का जाएगा -7/8, 2 को हम नीचे भेजते हैं, तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर -7, 2/16, ये आ गया समझ में। इसका वैल्यू हम लोग पता कर लिया, हमें बताना है अब साइन 4a प्लस कॉस 4a का वैल्यू हम लोग जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2a पर फिर बैठेगा a स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर a का स्क्वायर तो साइन 4a हो जाएगा, उसी प्रकार ये कॉस 4a हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसका हमें वैल्यू बताना है, तो 2, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए का होल स्क्वायर बराबर 1, इसका वैल्यू है -7/16 का स्क्वायर, 2 गुना में है बराबर में 1, आ रहा है समझ में। 7 का स्क्वायर 7 49, 16 का स्क्वायर 256, 2 गुने में है, इससे कट हो गया 128, तो इसका बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं अब, साइन 4a प्लस कॉस 4a बराबर ये 1 है, तो इसको इधर भेजेंगे तो घटे 49 बट्टे में 128, बस इनका घटाव कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट 13 नंबर पर, तालिका विभिन्न प्रकार के बाइकों के उत्पादन को दर्शाती है, उन वर्षों की संख्या ज्ञात करें जिसमें सी प्रकार के बाइक का उत्पादन ए प्रकार के बाइक के औसत उत्पादन से कम है। तो उस वर्षों की संख्या बताना है जिसमें सी प्रकार के बाइक का जो उत्पादन है ए प्रकार के बाइक के उत्पादन के एवरेज से कम है। इसका एवरेज निकालेंगे प्रकार के बाइक के उत्पादन का, 157 है, 194 है, 271 है और 290 है,
इन सबों को ऐड कर दीजिए। 2 912 आ गया। 4 है, 4 वर्ष 4 से भाग देंगे तो भाग देने पर आ जाएगा 228। यानी कि ए प्रकार की कारों का एवरेज क्या निकल गया, 228। अब देखना है सी का जो उत्पादन है, सी प्रकार के बाइक का उत्पादन ए प्रकार के बाइक के एवरेज से किस किस वर्ष में कम है। 228 एवरेज, एक बार यहाँ कम है, एक बार यहाँ कम है, 2 जगह कम है। यही पूछ रहा है उन वर्षों की संख्या बताइए जिसमें सी प्रकार के बाइक का जो उत्पादन है ए प्रकार के बाइक के एवरेज से कम है, 2 वर्ष में है। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 14 नंबर पर। साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी होगी, यानी रेट पूछा है हम लोग से, जिसमें 1.5 वर्षों में 1040 रुपए जो है बढ़ के 1230 हो जाता है। तो कितना ब्याज में मिला है 1.5 वर्षों में, इसका अंतर देखते हैं। 37 190 आ गया, यानी 190 रुपए हमें ब्याज मिले हैं 1.5 वर्षों में 1040 पर। तो रेट बताना है क्या होगा, तो SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T बटे 100। ब्याज है 190, धन था 1040, रेट बताना है, समय 1/1/2 यानी कि 3/2 वर्ष बटे 100। बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, रेट निकल जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर पे। 30 छात्रों के एक समूह ने टेस्ट दिया, 12 छात्रों का एवरेज 62 है, बाकी छात्रों का एवरेज 76 है। 12 का एवरेज 62 है, बाकी मतलब 18 का बचा जिसका एवरेज 76 है। तो समूह का एवरेज क्या होगा टोटल बताना है। 12 का एवरेज 62 है तो 12 गुने 62, 12 द्वारा लाए गए स्कोरों का योग, शेष 18 का एवरेज 76 है, 18 द्वारा लाए गए स्कोर का योग 18 गुने 76, टोटल ये 30 का निकल गया, इसमें 30 से भाग दीजिए तो पूरे समूह का एवरेज स्कोर निकल जाएगा। आया समझ में, नहीं तो इसे कर दीजिए इसको। 12 का 62 है, 18 को भी 62 हिस्सा बांट दीजिए। 18 में हर एक को हम लोग 62 दे दिए, कितना फालतू बचा, हर एक पर 14 फालतू है, यानी कि 18 के ऊपर 14 फालतू है। सभी का एवरेज हम लोग 62 कर दिए हैं, एक्स्ट्रा निकला 14, कितने पे, 18 पे। तो 14 गुना 18 हमारे पास शेष है और सभी का एवरेज क्या है, 62 है। इतने को अब 30 बच्चों में बांट दीजिए, बट्टे भागे 30, 6 तिया 6 5 14 तिया 42 बट्टा 5 दिया जाएगा 8.4। बस इतना एक्स्ट्रा सब पर जाना है, अब इसमें ऐड कर दीजिए 10.4 क्या हो गया इसका एवरेज। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट रोल नंबर पर। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिए गए वर्षों में विभिन्न मदों में प्रति वर्ष कंपनी का व्यय लाखों में दिया गया है। दी गई अवधि के दौरान भुगतान की गई बोनस की कुल राशि, इन सबों को जोड़ना है। ठीक है। इस अवधि के दौरान भुगतान की गई वेतन की कुल राशि, वेतन, इन सबों को जोड़ना है कि कितने परसेंट है। बोनस को जो ऐड करेंगे वो बोनस आ जाएगा, जो भी ऐड करने पर टोटल वेतन। देखिए पूछ रहा है बोनस वेतन का कितना परसेंट है, तो जिसको जिसका कंपेयर जिससे कंपेयर करेंगे वो नीचे। जैसे पूछ रहे हैं ए बी का कितना परसेंट है, ये जो है बी से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कंपेयर कर रहे हैं नीचे और जिसको कर रहे हैं वो ऊपर। ए बी का कितना परसेंट है, गुने कर देना है 100%, ये ध्यान रखना है। ठीक है हमेशा। तो बोनस वेतन का कितना परसेंट है, टोटल वेतन नीचे गुने 100%, यही निकल जाएगा। ठीक है, ऐड करके निकाल लेना है। नेक्स्ट 17 नंबर, ये के किस मान के लिए समीकरण निकाय ये और ये के अनंत हल होंगे। सेम क्वेश्चन का कंसेप्ट जस्ट पिछला शिफ्ट में ही बताया है। ठीक है, पिछला शिफ्ट देखे होइएगा तो आपको क्लियर होगा। अनंत हल के लिए क्या है कंडीशन, जब दो इक्वेशन ax प्लस by प्लस c बराबर 0, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, अनंत हल होता क्या होता है, a बट्टा a1 बराबर b बट्टा b1 बराबर c बट्टा c1 होता है। हम तीनों कंडीशन का बता रखे हैं पिछला वीडियो में। इसका मतलब यहाँ 4/5 एक्स का कोफिशिएंट 4/5, वाई का 12, यहाँ पर के क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, बराबर यह 36/45 भी होगा। ये दोनों हल कर दीजिए, 4 तिया 12 तो के क्या हो गया, 5 तिया 15, तो के का वैल्यू 15 के लिए इस इक्वेशन के अनंत हल होंगे। चलते हैं नेक्स्ट 18 नंबर पे। एक मोटर बोट द्वारा धारा के अनुकूल जाने में 18 घंटे लगते हैं और समान दूरी वापस आने में 36 घंटे लगते हैं। देखिए नाव धारा का जब भी क्वेश्चन आए, इसमें अगर नाव x है और y धारा है, जब अनुकूल यानी कि धारा के साथ चलते हैं तो चाल x प्लस वाई यानी बढ़ता है, ऐड हो जाता है। और धारा के विपरीत चलेंगे तो ऑटोमेटिक है धारा हमें रोकेगा, तो वहां पर चाल घट जाता है, ये ध्यान रखना है। ये धारा के अनुकूल 18 घंटे लगते हैं। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, डिस्टेंस तो सेम ही है, जाता है वही डिस्टेंस को वापस आता है धारा के विपरीत में, डिस्टेंस को डी मानते हैं। तो समय क्या लगा, 18 घंटे लगा डी डिस्टेंस को चलने में धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस वाई। बताया समझ में, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा 18 इंटू एक्स प्लस वाई। उसी प्रकार सेम डिस्टेंस डी धारा के विपरीत चला x माइनस वाई, तब समय लगा कितना 36, यहाँ से डिस्टेंस डी बराबर 36 इंटू एक्स माइनस वाई, दोनों डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी कि 18 इंटू
एक्स प्लस वाई बराबर लिख सकते हैं 36 इंटू एक्स माइनस वाई, 18 दूना 36। तो एक्स प्लस वाई बराबर गुना हो गया 2x माइनस 2y, 2y इधर भेजेंगे तो 3y, इधर घट हो जाएगा x, यहाँ से x बट्टे y करेंगे तो 3/1 आ जाएगा, यानी x अनुपात y, x है नाव, y है धारा। तो था यहाँ पर क्या, नाव की चाल, और y था धारा की चाल। हमसे पूछा नाव की स्थिर जल में चाल यानी कि 3, और धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की चाल बोलना चाहता है, नाव की चाल और धारा की चाल अनुपात पूछना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर नहीं लिखा है, तो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 19 नंबर पे। दो हाथों से गुजरने वाली एक वस्तु को मूल लागत मूल्य के 40% के कुल लाभ पर बेचते हैं। पहला व्यापारी 30% का लाभ कमाता है, दूसरा कितना लाभ कमाया होगा परसेंटेज में बताना है। दो हाथों पर गुजरने पर, मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 था, दो हाथों से गुजरा तो ओवरऑल 40% का लाभ लिया, यानी 100 को कितना में बेचा 140 में, दो हाथों से गुजरा है। पहला लिया है 30% का लाभ, तो पहला जो है 100 को 30% का लाभ पर बेचा, यानी कि 130 में बेचा। दूसरा के पास आया, दूसरा 130 में खरीदा और बेचा 140 में है, कितना का लाभ 10 का लाभ, 10 का लाभ किस पे 130 गुने 100%, बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए, 100/13% हो गया आंसर। दूसरे ने इतना ही का लाभ लिया है। चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर पे। यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना होगा। a स्क्वायर b स्क्वायर निकालिए, a स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करना है, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स कॉस थीटा इंटू वाई साइन थीटा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस, अब करते हैं बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, ये भी आ गया एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस है तो माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स साइन थीटा इंटू वाई कॉस थीटा, ये और ये सेम चीज है, कट गया। इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या 1 और 1, एक ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बच गया, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर पर, एक कंपनी में पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 5:3 है, मेल और फीमेल, ये 5 है तो ये 3 है। ठीक है, यदि कंपनी में 150 अतिरिक्त महिलाएं आ जाए, ये 5x था ये 3x था, 150 अतिरिक्त महिलाएं आ जाए तो रहता है 5:4, तो कंपनी में कितने पुरुष कार्यरत थे, इसे हल करेंगे x निकल जाएगा। ठीक है, तो 5x का वैल्यू बता देना, वही हो गया आंसर। आ गया समझ में, तो इस तरह भी बनाइए इसको, 5:3 है, मेल है और फीमेल है। फीमेल कितना बढ़ता है 150, तो अनुपात क्या होता है 5:4। यहाँ पर देखिए मेल पहले भी 5 था, अब भी 5 है, सिर्फ फीमेल क्या हुआ 3 से 4, यानी कि 1 बढ़ा है, यही एक गैप क्या है 150, तो हमें बताना है 5 का वैल्यू कितने मतलब मेल है, तो 15×5 = 75, 750 मेल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर पे दिया गया बार ग्राफ 2019 से 22 तक विद्युत कारों के उत्पादन एवं लक्षित उत्पादन को दर्शाता है, तो बार ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। 21 और 22 में कारों का कुल लक्षित उत्पादन यानी टारगेटेड कितना है 21 और 22 में, तो टारगेट है 70 और 80, 150 करने का। ठीक है, और 19 से 22 तक कारों का कुल वास्तविक उत्पादन, 19 से लेकर 22 तक एक्चुअल उत्पादन, ब्लू वाला को ऐड करिए 36, 32, 59 और 65 को, तो उसका हमें अनुपात पूछ रहा है, इन चारों को ऐड करके जो भी आएगा उसको लिख के रेशियो निकाल देना है, बस इसमें और कुछ नहीं था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर पे, इसका मान ज्ञात करें क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन में ना थीटा का कुछ वैल्यू मानना होगा, ऐसा वैल्यू मानिए जो हमें इसका वैल्यू पुट करके निकाल लें। पहले देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन 90 प्लस थीटा, इन सबों को पहले तोड़ते हैं। ठीक है, तो cos 90 माइनस थीटा है, ध्यान रखना है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, फिर है साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस थीटा जो होता है वो होता है cos थीटा, फिर है cos 90, हाँ यहाँ पर आ गया cos 90 प्लस थीटा जो होता है ध्यान रखना है माइनस साइन थीटा। देखिए पहला है 4 cos 90 माइनस थीटा, क्या है साइन थीटा, अब साइन 90 थीटा क्या है cos थीटा, तो यहाँ लिख सकते हैं cos क्यू थीटा, 4 साइन 90 प्लस थीटा क्या है cos थीटा, तो 4 cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या है साइन थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, बट्टे में इसको क्या लिख सकते हैं cos, कहीं भी a प्लस बी बट्टे में c हो, जब हम लोग a/c प्लस b/c लिख सकते हैं, यही बात हुआ। 180/2 लिखेंगे तो 90 प्लस 8θ/2 लिखेंगे तो जाएगा 4 थीटा। ठीक है, तो ऊपर तो किसके इक्वल होगा, ये cos 90 प्लस थीटा पर बैठ रहा है, थीटा 4 थीटा है, तो माइनस साइन थीटा, यानी इसके इक्वल लिख सकते हैं माइनस साइन 4 थीटा। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इस वजह पर हम लोग ये भी लिख दिए,
अब थीटा का ऐसा वैल्यू लीजिए जो हम लोग कुछ वैल्यू मतलब निकाल पाए। हमेशा ध्यान रखना है जब भी किसी में हम लोग वैल्यू मानेंगे तो बट्टे में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो आने पर तो अनडिफाइंड हो गया, तो वैल्यू हम लोग क्या निकालेंगे, तो नीचे वाला पार्ट जीरो ना हो, ये हमेशा ध्यान रखना है, तो वैसा ही मानना है। हम लोग यहाँ पर 30 मानते हैं, ठीक है। जीरो लेने पर देखिए साइन जीरो जीरो होता है, थीटा जीरो नहीं लेंगे, ठीक है। नीचे जीरो नहीं रखना है, ये भी हमेशा ध्यान रखना है। हम लोग 30 लेके चलते हैं, थीटा क्या रख लेते हैं 30, तो सब जगह 30 पुट करिए, ये हो जाएगा कितना, माइनस साइन 4 तिया 12 120 डिग्री। ऊपर देखिए सब में 30 आ जाएगा, तो साइन 30 और कॉस 30 का हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। और साइन 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन 90 प्लस 30 कर सकते हैं इसको, तो माइनस साइन 90 प्लस क्या होता है कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 30। बताया समझ में। नीचे हम लिख सकते हैं माइनस कॉस 30 डिग्री। अब बस हमें वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 4, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 30 1/2 का पावर 3 बटे माइनस कॉस 30 है √3/2। बस इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे खुद करना है, बस समझा दिए, कंसेप्ट बता दिए, उसे हल कर लेना है। नेक्स्ट 24 नंबर, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें सी 90 डिग्री है, ए बी सी है 90, और सी एम जो है ए बी पर लंब है। ए बी पर क्या है, सी एम ए बी पर लंब है। यदि ए बी यानी ये पूरा 18 है और ये बी एम ये 6 है, ये पूरा क्या है 18 है और ये 6 है, ए एम क्या होगा 12, 12 में 6, 12 18 में 6 गया 12 बचा। तो हमसे सी एम की लंबाई पूछ रहा है। हमेशा ध्यान रखना है किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर 90 हो, इससे इस पर लंब डाले ये भी 90 हो, ठीक है। इसी लिखते हैं ए बी सी डी एम है, ठीक है। तो बी एम जो होगा, बी एम वो जो डिस्टेंस होगा रूट अंडर ये ए एम गुने ये सी एम ये क्या होगा बराबर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आते रहता है, तो ये ध्यान रहेगा तुरंत बना दीजिएगा। हमें पूछ रहा है सी एम क्या होगा, उसका वैल्यू रूट अंडर 12 गुने 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 रूट अंडर 2 आंसर, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट 25 नंबर और इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन। एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में ओ एक आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि ओपी बराबर ओ है। एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा इक्वल हो और ये एक दूसरे के समांतर हो, जैसे ए बी है और सी डी है। ए बी जो है सी डी के क्या हो पैरेलल हो। पैरेलल का सीन क्या होता है, इस तरह ए बी सी डी के पैरेलल हो और ए डी बी सी के पैरेलल हो, साथ ही ए बी बराबर सी डी हो और ए डी बराबर बी सी हो। ये ध्यान रखना है, आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो। ये जो एंगल होते हैं ये 90 ना हो, 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। 90 होने पर वो वर्ग हो जाता है, 90 ना होगा और ये होगा इसके इक्वल होता है, और ये एंगल ए सी के बराबर और डी बी के बराबर होगा बट 90 ना होगा, ठीक है। साथ ये भी ध्यान रखना है जो कर्ण होते हैं इसके वो एक दूसरे को 90 पर काटते हैं, ठीक है, 90 पर काटते हैं, साथ ही बराबर होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये एक्स तो ये एक्स, ये वाई तो ये वाई, मतलब इक्वल और 90 पे होते हैं। ये हुआ समचतुर्भुज का कांसेप्ट। तो वही बात है, एक समचतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। वो एक आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि ओपी बराबर ओ आर है। इस तरह हम मिलाते हैं, वो आंतरिक बिंदु इस प्रकार है कि ओपी बराबर ओ आर है। तो हमें एस ओ क्यू का अंशीय माप ज्ञात करना है। एस ओ क्यू यानी इसको इससे मिला लेते हैं, ठीक है। इसका हमें वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक। अब देखिए ये हमेशा अगर हम लोग एक समचतुर्भुज और खींचते हैं, मान लेते हैं इस तरह भी यदि सेम हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, तब भी इससे जो मिलाएंगे ना एकदम सेम स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। और ये 65 पर आए तब भी ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगा, और ये 90 है, ये 90, सब 90-90 होगा। बात समझ में आया। और इक्वल है, ये 90-90 क्या 180, किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बनाकर क्या होता है 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर भी इस तरह भी इक्वल होगा तब भी स्ट्रेट लाइन, अगर इस तरह आया तब भी स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा एंगल क्या बनने वाला है 180 डिग्री ही बनने वाला है। ये क्लियर। इस तरह ना आएगा, जैसे देखिए एक और फिगर में समझाते हैं। एक और समकोण त्रिभुज लीजिए, मान लेते हैं पॉइंट ओ यहाँ है, ये जो है इसके बराबर नहीं होगा, तो आप भी समझ रहे हैं जहां भी बराबर होगा तो इन लाइन को मिलाएंगे पूरा स्ट्रेट लाइन ही जाएगा। बताया समझ में, ये 180 हमेशा बनेगा ही, ठीक है। वही एंगल पूछ रहा था 180 डिग्री होगा। तो कैसा लगा यह वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, समझ में ना आया हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस वीडियो का स्पेशल मतलब उस क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो बना के डाल देंगे तुरंत, ठीक है। जैसे ही टाइम मिलेगा तुरंत अपलोड कर देंगे समझा के। इसलिए जिसमें भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए। ये है एसएससी प्री का जो 2024 में हुआ था, उसका हम लोग शिफ्ट वाइज मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। इसी प्रकार 25 में भी जो हुआ है उसका भी करेंगे। हाल फिलहाल रेलवे का एग्जाम हो रहा है, तो उसमें भी कंसेप्ट सभी के सेम होते हैं, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे अपना अपना पैटर्न पे चलते हैं, ठीक है।
तो कोई भी मैथ बनाइए, आपको सारे एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट तैयारी करते हो उनके बीच ये शेयर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाए, वहाँ से PDF लेके पहले बना लेना है, तभी जाके वीडियो देखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।